मिल्क भी एक टाइप का इमल्शन है, मिल्क इज ऑल्सो टाइप ऑफ इमल्शन। इमल्शन दो टाइप्स के होते हैं। ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर टाइप मतलब सिंपल सी बात है जो ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल कम है वाटर ज्यादा है। ठीक है, ऑयल कम है वाटर ज्यादा है। इसका एग्जांपल है मिल्क। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लो इसको, मिल्क है इसका एग्जांपल। वाटर इन ऑयल मतलब वाटर इन ऑयल में का मतलब होगा वाटर कम होगा ऑयल ज्यादा होगा, मतलब फैट्स ज्यादा होंगे, है ना। जैसे बटर या बटर वगैरह जो हो गया वो वाटर इन ऑयल वाला एग्जांपल हो जाएगा ना। जो व्हाइट वाला मक्खन होता है जो निकलता है घर वगैरह पे निकालते हैं, तो वो वाटर इन ऑयल टाइप का एग्जांपल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर। मिल्क, वैनिशिंग क्रीम, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। सेकंड टाइप है वाटर इन ऑयल टाइप, और वाटर dispersed in oil। इसके एग्जांपल हो गए बटर एंड क्रीम। तो जो इमल्शन जो है जनरली अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल क्या होता है, एक लेयर ऑयल की अलग हो जाएगी, तेल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, है ना। तो दीज आर जनरली अनस्टेबल। स्टेबल करने के लिए इनको इमल्सिफाइंग एजेंट्स डालते हैं। क्या डालते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर एडेड। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है? एक लेयर बना लेता है, एक इंटरफेशियल फिल्म या लेयर जैसी बना लेता है ना, जो कि सेपरेट रखती है, अलग रखती है ऑयल और वाटर को। ठीक है, सो emulsifying agent forms an interfacial film between suspended particles and the medium। ठीक है, they create interfacial film so इसमें जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि the principal emulsifying agents for oil in water emulsions are, ये सब आपको ध्यान रखना है, क्या होते हैं? प्रोटीन्स, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स। इनफैक्ट बच्चों ये जो
नकली दूध वगैरह बनाने का भी जो वो काम करते हैं, गड़बड़ काम जो करते हैं, वो भी यही है ना, सिंथेटिक सोप वगैरह डाल के उसको स्टेबल करते हैं, ठीक है। तो विच इज़ वेरी हार्मफुल, आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए फिर वो नकली दूध वगैरह हार्मफुल रहता है। और उसको सेपरेट, उसको पता करने का वही तरीका होता है, उबाल दो, बॉईल कर दो, बॉईल करोगे आप, है ना, वो जो लेयर है इंटरफेशियल फिल्म है वो हट जाएगी बीच से, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पूरा सेपरेट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये सब चीज़ें बस वही कॉमन जनरल नॉलेज वाली बात है, बस आपको यह ध्यान रखना है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल होता क्या है, क्या डिफरेंस है, कौन कौन से चीज़ें किसके लिए इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करती हैं। ऑलराइट, क्लियर बच्चों इतना, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो दूध वगैरह के लिए, वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन के लिए प्रोटीन्स, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स, ये सब हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। दूसरे वाले के लिए, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन के लिए, heavy metal salts of fatty acids, long chain alcohols, ये सब बच्चों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वही बता रहा हूँ मैं, कुछ नई चीज नहीं है ना। ऑब्वियसली वो मैंने बोला, जैसे समझाने वाली चीज हो चुकी है खत्म, ये सब आपको याद करना है। मूविंग ऑन, लास्ट चीज जो है इस चैप्टर में वो है कैटालिसिस। कैटलिस्ट क्या होते हैं आपको बताइए कि भी, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, लेकिन उनका कंपोजिशन या, है ना, केमिकल कंपोजिशन या अमाउंट चेंज नहीं होता, एज इट इज रहते हैं, कंसंट्रेशन उनकी कांस्टेंट रहती है। काइनेटिक्स में बताया भी था मैंने, केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आप लोगों को पहले से भी पता है सब चीजें। सो substances which accelerate the rate of a chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction. Substances which accelerate the rate of, ये थोड़ा सा बच्चों बोरिंग पोर्शन है इसका। सर हाँ जी, सर, कैटलिस्ट जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अफेक्ट करते हैं या नहीं करते? नहीं उसको मतलब जल्दी अचीव हो जाता है, टाइम कम कर देते हैं उसका, यस सर। पोजीशन वही रहती है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिमेन्स सेम, जल्दी अचीव हो जाता है, टाइम टेकन टू अचीव इक्विलिब्रियम जल्दी हो जाता है बस। बट बताया था तो मैंने, काइनेटिक्स में अटेंड नहीं करी थी क्लास में। नहीं सर, करी थी। अच्छा हाँ, एक चीज और थी जो आप लोगों को वो मिल गया होगा ना, आपका सिलेबस का क्या हिसाब किताब है, टर्म वन बोर्ड का जो हो रहा है इस बार सीबीएसई बोर्ड का, है ना, उसमें कौन कौन से हमारे चैप्टर बचते हैं, मेरे ख्याल से बायोमोलिक्यूल्स आप लोगों का नहीं हुआ ना, बायोमोलिक्यूल्स और पी ब्लॉक बचता है ना आप लोगों का, यस सर। है ना, बाकी सब हो चुका आप लोगों का, है ना? तो ठीक है, हम पहले उसको कर लेंगे इसके बाद, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक बार वो वाला सिलेबस हो जाए खत्म, ऑलराइट। तो वो देख लेंगे, फिर हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचते हैं अभी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनऑर्गेनिक का बहुत, वो हम उसको बाद में रखेंगे फिर, क्योंकि वो सेकंड पार्ट में आपके, क्लियर है बच्चों। और फिर हम कोशिश करके एक बार, है ना, रिवाइज, ऑब्वियसली एग्जाम से पहले तो रिवाइज भी कर लेंगे, लेकिन पहले एक बार पूरा सिलेबस करके खत्म करके ही फिर हम, ये तो आपका नवंबर में, उससे पहले तो रिवीजन भी कर लेंगे, 5-6 चैप्टर्स ही तो आ रहे हैं, सिलेबस भी थोड़ा कम कर दिया। यस सर। फर्स्ट पार्ट में 6 चैप्टर्स छः- हैं। हाँ 5-6 चैप्टर्स है मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है बच्चों, तो सर उसको हम एक बार सॉलिड्स रिवाइज भी है, मार लेंगे पूरा। सॉल्यूशंस है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स और हाँ हाँ बायोमोलिक्यूल्स। हाँ, दो
वही है, जैसे हमने पढ़ा था, 2 ऑर्गेनिक के और 2 फिजिकल गैस ही है ना, सॉल्यूशंस, सॉलिड स्टेट, और वो अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, इधर 4 तो ये हो गए, और उसके अलावा शायद बायोमोलिक्यूल्स और वो है ना 3 ब्लॉक। हाँ बायोमोलिक्यूल्स और पी ब्लॉक। हाँ हाँ। हाँ जी। फिर इसके बाद आप कौन सा चैप्टर कराओगे? इसके बाद फिर मैं वही पी ब्लॉक या बायोमोलिक्यूल्स में से कोई। तो बायोमोलिक्यूल्स करा दोगे क्या? नेक्स्ट ट्यूसडे मंडे पेपर है ठीक है, हमारा वो। हाँ कोई बात नहीं, बायोमोलिक्यूल्स करा लेते हैं, आज ही स्टार्ट कर देते हैं, और क्या है। ओके सर। Substances which accelerate the rate of chemical reaction and thems- themselves remain chemically and quantitatively unchanged. मतलब ना तो उनका कंपोजिशन चेंज होता है, ना अमाउंट में कोई चेंज आता है। Are known as catalysts and phenomena is called catalysis. तो ये देखो कैटलिस्ट की डेफिनेशन। फिर 2 चीजें और होती है, प्रोमोटर्स एंड पॉइजंस, है ना, प्रोमोटर्स एंड पॉइजंस। प्रोमोटर्स कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, that enhance the activity of catalyst. ठीक है। पॉइजंस क्या होते हैं, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। दोनों का बच्चों सरफेस कैटलिस्ट, सरफेस केमिस्ट्री से ही लेना देना है पूरा का पूरा। तो ये आपको याद रखना है, हेबर्स प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का, उसमें आयरन हमारा कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। और मोलिब्डेनम, एमओ, प्रोमोटर का काम करता है। किसकी तरह काम करता है? प्रोमोटर की तरह। मोलिब्डेनम क्या करता है, इसमें ध्यान से सुनना, आपको सब समझ आ ही जाएगा इजीली, क्योंकि हम एड्सॉर्प्शन पढ़ चुके। मोलिब्डेनम, ये बच्चों, ये जो कभी भी आपको ये सॉलिड कैटलिस्ट होगा, है ना, मैंने आपको पहले बताया भी था, एड्सॉर्प्शन में भी, हाइड्रोजनेशन में भी ये चीज बताई थी कि सॉलिड्स अपनी गैस सरफेस पे गैसेस को एड्सॉर्ब करते हैं ना, क्या करते हैं, अपनी सरफेस पे गैसेस को एड्सॉर्ब करते हैं। इस तरह से कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो थ्योरी हम पढ़ेंगे भी अभी इसकी। अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब करते हैं, बॉन्ड्स वॉन्ड ब्रेक करके हेल्प करते हैं बॉन्ड रिएक्शन होने में। ठीक है, तो मोलिब्डेनम कैसे उसको हेल्प कर रहा है? मोलिब्डेनम क्या करता है, जो बाकी अनवांटेड गैसेस होती हैं, मान ली कोई और मॉइस्चर है या एटमॉस्फेयर से कोई और गैसेस है, उन सबको अपने ऊपर चिपका लेता है, अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो ऐसा काम करता है कि सर्फ आयरन की सरफेस पे, आयरन की सरफेस एकदम खाली रहे, सिर्फ उन पे कौन आके बैठे, कौन आके एब्जॉर्ब हो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? कुछ इस तरह का माहौल बना देता है मॉलिब्डेनम, इस तरह से प्रमोट कर रहा है रिएक्शन को। समझ में आ रही बात? आयरन की एक्टिविटी को उसने और बढ़ा दिया। ठीक है, तो बाकी सबको निपटा दिया, लपेट दिया वहां से कि भाई तुम निकल लो, कट लो, यहाँ पे रिएक्शन होने वाली बहुत भयंकर, है ना, अमोनिया बनने वाला है। बाकी सबको भगा दिया वहां से कि तुम सब कट लो, तुम मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, आयरन की सरफेस पे सिर्फ कौन आके बैठेंगे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। समझ आ गई बात? ठीक, तो इस तरह से कुछ काम करता है ये हमारा प्रमोटर। दूसरा बच्चों पॉइजन। ठीक है, समझ आ रहा है? मिहिर, समर्थ, समझना क्या मतलब, याद रखना है। ठीक है, promote substances, poisons are substances which decrease the activity of a catalyst. Clear हो चुका? Decrease the activity of a catalyst.
इसका एग्जांपल फिर से वही मैं है ना ऑर्गेनिक से बता रहा हूँ आपको। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैंने पहले बताई हुई भी आप लोगों को है ना। जब इस पे हम H2PD करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो 2 स्टेप की रिएक्शन हो जाती है। एल्कीन बनेगा फिर एल्केन बन जाएगा। लेकिन जब हम लिंडार्स कैटलिस्ट होता है, चारकोल लगा दिया उस पर, ठीक है, क्या लगा दिया, चारकोल लगा दिया, या और कोई आपने वो भी देखा था एक और रिएक्शन, कौन सा, रोजनमंड रिएक्शन याद है सबको, RCOCl plus H2 in presence of PDBSO4, ठीक है बच्चों। तो ये बेरियम सल्फेट भी पॉइजन का काम करता है। किसका काम करता है, पॉइजन का। एक स्टेप की रिएक्शन करवाते हैं, कितने की, एक स्टेप की, है ना। हमने ये सब चीजें ऑर्गेनिक में की थी। तो पैलेडाइज्ड चारकोल या चारकोल लगा हुआ पैलेडियम, है ना, ये होता है लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सिर्फ एल्कीन पे एक स्टेप पे रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रही बात है, ठीक। ये आप कैसे भी आप समझ सकते हो। एक तो इसमें तो सरफेस पे, पैलेडियम की सरफेस पे जहाँ पे रिएक्शन होनी थी, उसको सरफेस को ये बेरियम सल्फेट ऑक्यूपाई कर लेता है, खुद जाके बैठ गया उसकी जगह, सरफेस साइड्स ऑक्यूपाई कर ली। समझ आ रहा है, ठीक है। चारकोल भी एक तो ये भी काम करता है, खुद जाके बैठ जाता है। दूसरा, चारकोल अपनी सरफेस पे चिपका लेता है हाइड्रोजन को। आपको पता है चारकोल भी सारी गैसेस को चिपका लेता है अपने ऊपर, तो हाइड्रोजन को अपने ऊपर चिपका लेता है। और चारकोल के ऊपर जाके एब्जॉर्ब होने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आपको पता है केमिस ऑप्शन तो कहाँ होता है, सब पढ़ा है ना सबने। केमिस ऑप्शन कहाँ होगा, मेटल सरफेस पे होगा, ना कि चारकोल की सरफेस पे। चारकोल की सरफेस पे होगा फिजिक्स ऑप्शन, ठीक है। तो इसने हाइड्रोजन को अपने ऊपर चिपका लिया, इस तरह से एक्टिविटी कम हो गई रिएक्शन की, और एक ही स्टेप की रिएक्शन हो पाई। समझ आ गया, ठीक। तो एग्जाम्पल से थोड़ी फील आ जाती है कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये लोग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सर कैटलिस्ट सिर्फ तेज करते हैं रिएक्शन को? बोलो। सर कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन स्पीड को बढ़ाते हैं? नहीं नहीं, कम भी करते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट, उनको नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, लेकिन है ना, क्या बोलते हैं उनको, नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को जो कम करेगा वही फंडा है काइनेटिक्स वाला। एक्टिवेशन एनर्जी को जो कम करेगा वो पॉजिटिव कैटलिस्ट, है ना। वैसे हम जनरली कैटलिस्ट को जनरली पॉजिटिव मान लेते हैं, लेकिन दोनों तरह के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। कुछ ऐसे कैटलिस्ट भी होते हैं जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं, वो रिएक्शन की स्पीड को कम भी करते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। कैटालिसिस फिर से बहुत आसान सा, दो तरह का कैटालिसिस, टाइप ऑफ कैटालिसिस। एक तो होमोजीनस, इसमें बच्चों कैटलिस्ट, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सबकी जो फेज होता है, दे आर इन सेम फेज। मतलब गैस है तो सारे गैस होंगे, है ना, सॉलिड है तो सारे सॉलिड होंगे। ऐसे कैटालिसिस को बोलते हैं होमोजेनस कैटालिसिस। When reactants, products are in same phase, ठीक है। एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं इसके कुछ। इस रिएक्शन के लिए SO2 plus O2 gives SO3 गैस। इस रिएक्शन के लिए NO गैस कैटलिस्ट का काम करता है। ये सब बच्चों एग्जांपल्स है ना, थोड़ा ध्यान रखना होता है ना। मेंस में तो पूछ सकते हैं किसी भी, आपको पता ही मेंस में एनसीईआरटी की किसी भी लाइन से क्वेश्चन आ जाता है। इनफैक्ट नीट में भी है ना, नीट और मेंस का आजकल यही चीज रहती है, नीट एनसीईआरटी की लाइन से उठ के आ जाएगा। एक ही एग्जांपल है इसका। एक बच्चों यही आपका है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर रिएक्शन। आप जानते हो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, वो भी लिक्विड फेज में, वाटर भी लिक्विड या एक्वस फेज।
सब कुछ एक्वस फेज में। और इसमें जो हमने एसिड डाला है, एसिड कैटलिस्ट का काम करता है यहाँ पे HCl, वो भी लिक्विड फेज में। समझ आ रहा है सबको? ठीक, सब कुछ लिक्विड फेज में चल रहा है। सिमिलरली आपको ये जो मैं पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल्स में, शुगर का हाइड्रोलिसिस, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं जिसको। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलेंगे इसको हम बायोमोलिक्यूल्स में। ग्लूकोज फ्रक्टोज बनते हैं यहाँ से, क्या बनते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से। तो पूरी पूरी एक्वस मीडियम में है रिएक्शन। एग्जांपल ऑफ होमोजेनस कैटालिसिस। सेकंड है हेटेरोजेनस। ठीक है, इसमें हमारे वही एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे इथीन का हाइड्रोजनेशन, यहाँ पर भी ये गैसेस होती हैं, और प्लेटिनम सॉलिड। समझ में आ रही बात? तो ये सब किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे? हेटेरोजेनस कैटालिसिस के। अभी आपने पढ़ा था हेबर्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, दैट अगेन will come under heterogeneous catalysis. पी ब्लॉक में पढ़ेंगे हम ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस, ये सब आपको याद करना है। पी ब्लॉक में भी ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस होता है नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन। नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन, इसमें एक स्टेप ये होता है अमोनिया का ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट। उसके अलावा जो एक अलग से एक तीसरा अलग सा चीज होती है ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस का मतलब होता है जब जो प्रोडक्ट बनता है वही कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने लग जाता है ना। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, तो उसको ऑटो कैटालिसिस बोलते हैं। ऐसे केस में जो रिएक्शन स्टार्टिंग में थोड़ी धीमी स्पीड से चलती है, और जैसे जैसे कैटलिस्ट बनता है, मतलब प्रोडक्ट बनता है, कैटलिस्ट की अमाउंट बढ़ता है, रिएक्शन की स्पीड और तेजी से होने लगती है ना। तो पहले रिएक्शन स्लो चलेगी, बाद में रिएक्शन और तेजी से बढ़ने लग जाती है। ऐसे एक दो एग्जांपल्स हैं अच्छे से, उनको बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस।
ठीक है, तो उसके एक दो एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आप इसको ही बोल सकते हो एस्टर के हाइड्रोलिसिस को भी, क्योंकि इसमें कैटलिस्ट क्या होता है H+ और प्रोडक्ट में एसिटिक एसिड भी बनता है इसमें, है ना। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से आपको पता है क्या क्या बनता है, एसिड और अल्कोहल। ठीक है, तो एसिड जो बन रहा है वो कैटलिस्ट वाला काम भी करता है, इसलिए धीरे धीरे रिएक्शन बढ़ती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन। इसमें ये Mn+2 जो बनता है, Mn+2 कैटलिस्ट का काम करता है इस रिएक्शन के लिए। तो रिएक्शन स्टार्टिंग में धीरे धीरे होती है। स्टार्टिंग में पोटेशियम परमैंगनेट का कलर धीरे धीरे डीकलराइज होता है, गायब होता है, और बाद में तेजी से गायब होने लगता है, तेजी से डीकलराइज हो जाता है KMnO4। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस। तो जो कैसे कैटलिस्ट वर्क करता है उसके पीछे एक छोटी सी थ्योरी दी गई है, एड्सॉर्प्शन थ्योरी बोलते हैं इसको। तो ये थ्योरी ये बोलती है जो वही, ये हेट्रोजीनस कैटालिसिस के लिए बेसिकली थ्योरी। किसके लिए? हेट्रोजीनस कैटालिसिस के लिए। बिल्कुल वही एग्जांपल लेते हैं इसमें कि गैस मॉलिक्यूल्स उड़ के आ रहे हैं और मेटल की सरफेस पे बैठ रहे हैं, मेटल की सरफेस पे एडसॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वही जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि यहाँ पे इसको बुला रहा है अपने पास, आओ आओ बैठो बैठो, हाइड्रोजन को ना प्लेटिनम अपनी सरफेस से बुला के एडसॉर्ब किया इसको। ठीक, इस एडसॉर्प्शन से इस एडसॉर्प्शन से थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है। आपको पता है इस एडसॉर्प्शन से, सारे एडसॉर्प्शन कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक इन नेचर, एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी बच्चों एक तरह से एक्टिवेशन एनर्जी का काम करती है। किसकी तरह काम करती है? एक्टिवेशन एनर्जी की तरह, है ना। आपने पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स में कि रिएक्शन कराने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। तो थ्योरी ये बोल रही है कि ये जो एडसॉर्प्शन हुआ उससे थोड़ी एनर्जी रिलीज हुई, वो ही एक्टिवेशन एनर्जी का काम कर रही है, बॉन्ड वॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प कर रही है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, तो आके बैठे, रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद वापस कट लिए, निकल लिए। निकल क्यों लिए? डिफ्यूजन हो गया, रिमूव हो गए यहाँ से। क्यों? क्योंकि और भी लोगों ने, और भी मॉलिक्यूल्स ने आके रिएक्शन करनी है ना। बिल्कुल वैसे जैसे ना वो मतलब भंडारा चल रहा है, एक लाइन लगी, पत्तलें लगी, है ना। खाना खा लिया, अब चलो कट लो, बाकी लोगों को आने दो, बाकी लोग आके अब वो भी, उनको सरफेस चाहिए, एड्सॉर्प्शन फिर से होगा, फिर से वही चीज होती रहेगी। तो इस थ्योरी को 5 स्टेप में लिखी गई है थ्योरी। पहला स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन कैटलिस्ट सरफेस। सेकेंड स्टेप है एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन मतलब पास आके बैठना, पास आना। एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ये सब बोर्ड में आपको लिखने के लिए आएगा। ऑन सरफेस ऑफ, ऑन द कैटलिस्ट सरफेस, द कैटलिस्ट की सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। थर्ड स्टेप है इंपॉर्टेंट, occurrence of chemical reaction।
on catalyst surface through formation of an intermediate using heat of adsorption as activation energy। ये स्टेप है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आए सरफेस पे, एड्सॉर्ब हुए, उससे जो एनर्जी रिलीज हुई उसको इन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी की तरह यूज किया, इंटरमीडिएट बना, रिएक्शन हुई, ठीक है। वही जैसे काइनेटिक्स में होता था, पहाड़ पे चढ़े और बस फिर अपना आप आराम से प्रोडक्ट बन जाएगा। फोर्थ स्टेप है कि आपका काम हो गया, आप निकलो यहाँ से, जगह खाली करो, बाकी और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे, फिर से और एड्सॉर्प्शन होगा, फिर से और रिएक्शन होगी। फोर्थ स्टेप इज डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स। डिसॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन का उल्टा इज डिसॉर्प्शन। ठीक है, लास्ट diffusion of products away from catalyst surface। ये जो सुना है सबको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। मॉडर्न वर्ड और लगा देते हैं आगे, मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। क्लियर एवरीवन? तो फिर है एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम्स बायोकेमिकल, बायो वालों को पता ही है ना, बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं इनको। ठीक है, दे आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट, मतलब बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस होती हैं। They are complex nitrogenous organic compounds produced by plants and animals।
बहुत बोरिंग है यार ये। ठीक है, तो इनवर्टेज, जाइमेज, माल्टोज, माल्टेज, यूरेज, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं यार, है ना। जैसे हमारा, मेरे को तो एक एग्जांपल पता है भाई, है ना, दही जमाते हैं, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, तो लैक्टोबैसिलाई एंजाइम, है ना, कौन हेल्प करता है हमारा, लैक्टोबैसिलाई एंजाइम हेल्प करता है। ठीक है, इनवर्टेज, जाइमेज, ये सब कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं एंजाइम कैटलिस्ट के। बस हमें इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है, ध्यान रखनी है। हाईली एफिशिएंट, बहुत ज्यादा इनकी एफिशिएंसी होती है, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट पर मिनट, ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो हाईली एफिशिएंट होते हैं एंजाइम्स। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, एक रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम होता है ना, जैसे लैक्टोबैसिलाई है तो वही दही जमाएगी, और वो और कुछ नहीं करेगी, हाईली स्पेसिफिक, और कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और कोई रिएक्शन को वो हेल्प नहीं करेगी, एंजाइम की तरह काम नहीं करेगी और किसी रिएक्शन में। ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर अ गिवन रिएक्शन, समझ में आ गई बात। ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर अ गिवन रिएक्शन। हाईली एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है इनका एक, विच इज जनरली रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 37 है ना, बॉडी के टेम्परेचर तक, ठीक है, उस पे ये मैक्सिमम एक्टिव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मैक्सिमम एक्टिव होते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उनके लिए ना, तो बॉडी टेम्परेचर एंजाइम्स के लिए बेस्ट सूटेड होता है। ठीक है, समझ आ रही बात। ठीक है, बाय वाले बताते रहना भाई, कुछ 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 गलत बोल रहा हूँ तो। on either side of ऐसी बच्चों एक ऑप्टिमम पीएच रेंज भी होती है इनकी, है ना, फिर से वही बॉडी का जो पीएच होता है स्लाइटली एसिडिक 5 से 7, वो इनके लिए बेस्ट होता है एंजाइम्स के लिए। यहाँ पर भी एक्टिवेटर्स होते हैं, है ना,
प्रोमोटर्स को यहाँ पे एक्टिवेटर्स या कोएंजाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएंजाइम्स, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो मेटल आयंस जो हैं वो कोएंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं। ये एंजाइम की एक्टिविटी को फर्दर इंक्रीज कर देते हैं। पॉइजन्स को यहाँ पे इनहिबिटर्स भी बोलते हैं, इनहिबिटर्स। सर आप प्लीज ये सारा रिपीट कर देंगे, नेटवर्क चला गया था। हाँ जी, मुझे समझ आ गया सबको। यहाँ पे आपका ये बोरिंग वाला चैप्टर खत्म, समाप्त। क्लियर है सब कोई चीज? तो ये सब आपको चीजें याद करनी है। तो इस चैप्टर में पहले दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको बताया, मेंस में, एडवांस में, नीट में, हर जगह। एड्सॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन, वो सब है ना। आइसोथर्म, फ्लूइडिश एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान आसान से। वो करना है एक तो अच्छे से। फिर आपने कोलॉइडल में देखा बच्चों, है ना, लायोफोबिक, लायोफिलिक, गोल्ड नंबर, है ना, फ्लोकुलेशन वैल्यू, कोएगुलेशन वैल्यू, ये सारी कहानियां, इस पे बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, पढ़ के याद करके। फिर ये सिर्फ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, कैटलिसिस क्या होता है, और ये इमल्शंस। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से प्लीज बता दीजिए, नेट कोई चला कुछ गया बोल था। रहा है? मुझे आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, बोलो फिर से। सर ये क्वेश्चन प्लीज फिर से बता दीजिए, नेट चला गया था तो लीव हो गया था। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे मत करो यार, हैं? अरे मेरे को बोलने में इतना बोरिंग लग रहा है यार, तुम कह रहे हो और एक बार फिर से बता दो, प्लीज प्लीज, है ना। ये तो आपको यार बहुत ही बोरिंग है, बहुत हद से ज्यादा, है ना। मेरे को कोई इंटरेस्टिंग चीज होती, समझाने में मजा आ रहा होता तो मैं समझा भी देता, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है सर क्या? अच्छा सर, आप बस पीडीएफ भेज दीजिएगा, मैं रीड करके डाउट्स पूछ लूंगी। हाँ बिल्कुल, है ना। और लेक्चर देख लेना यार, ये बहुत बोरिंग है। थक गया, मैंने बहुत मुश्किल से पढ़ा है ये, एकदम एनसीईआरटी अपने सामने रख के, आंखों के आगे रख के। ठीक है, बहुत बोरिंग क्वेश्चन है यार, ऐसे मत करो, इसको मत करो दोबारा, टॉर्चर हो जाएगा मेरे लिए। सर ठीक हो गया। ओह माय गॉड। इसमें बच्चे कुछ भी नहीं है समझाने का, वरना मैं सही में समझा देता, है ना। मुझे याद करना है आपको। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मीन्स। मीन्स में अच्छे लेवल के क्वेश्चन, एडवांस में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, है ना। तो समझने वाली चीजें भी है इसमें काफी सारी। ठीक है, ऑब्वियसली मेंस में, एडवांस में, सब जगह समझने वाली चीजें आती हैं इससे, याद करने वाली नहीं आती। तो इसमें दो चार चीजें समझ के समझना है आपको, स्ट्रक्चर वगैरह, बायोमोलिक्यूल्स में क्लियर हो।
तो बायोमोलिक्यूल्स में एक तो यार कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, सबसे छोटा हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ये, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, है ना? क्या बोलते हैं इसको? ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो समझ आ गया आपको? पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप होंगे, एक से ज्यादा फॉर श्योर, और एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होगा। ये एक जनरल फॉर्मूला रहता है। इसलिए सबसे छोटा जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें 3 कार्बन है, एक पे CHO और 2 पे OH। और ये ऑब्वियसली कायरल कार्बन है, दिस इज कायरल कार्बन। चारों ग्रुप्स इस पे लगे हुए डिफरेंट, फिर जो चारों ग्रुप्स डिफरेंट लगे हुए हैं तो क्या बोलते हैं इसको? कायरल कार्बन। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये, क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो एक तो इनको हम डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे यूज करते हैं, डी एंड एल। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल डी स्मॉल एल, है ना? तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। स्मॉल डी स्मॉल एल अलग होता है, वो होता है डेक्स्ट्रोलीवो। याद है सबको डेक्स्ट्रोलीवो? यस सर। यस। ठीक है, तो ये डीएल अलग होता है, वो डीएल अलग है। वो डीएल, छोटे वाला डी और एल मैंने बताया था आपको पहले भी, भगवान ने बनाया है कि कौन किसका नेचर कैसा है, डेक्स्ट्रोलीवो, है ना? अच्छा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ एक बार मैं बता ही देता हूँ, डेक्स्ट्रोलीवो भी अलग से ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन के थ्रू पास करते हैं, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो लाइट को रोटेट कर देता है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो पॉजिटिव, उसका एंगल ऑफ रोटेशन पॉजिटिव बोलते हैं। कितना बोलते हैं? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मानते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और स्मॉल डी, है ना? If organic compound is optically active। क्लियर है? इसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होना। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू पास कराया लाइट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गई, तो हम क्या बोलते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लीवो रोटेटरी है। कैसा है? भगवान ने हमको ऐसा बनाया है कि एक डेक्स्ट्रो एक लीवो है, इंसान ने नहीं बनाया। डी और एल एक्सपेरिमेंटली ही निकाल सकते हैं, डी एंड एल कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली ओनली। समझ में आ रही बात बच्चों?
भगवान ने उनको ऐसा बनाया, नेचर है उनका ये, ठीक। और ये कैपिटल डी और एल ये इंसान ने बनाया है, इंसान ने मतलब IUPAC ने। ठीक है, तो ये बच्चों हम करते हैं कायरल कार्बन पे OH अगर राइट साइड में होता है तो D, लेफ्ट साइड में होता है तो L। सिंपल, बहुत सिंपल। एडवांस में यूज भी ऐसे हो जाती हैं, सब छोटी छोटी चीजें भी, तो आपको सारी छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। If OH is on right side, ठीक है, प्रक्रिया समझ आ कितना? तो इसको बच्चों डी यस सर। ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और इसका एक भाई भी होगा एल वाला, इसका मिरर इमेज। क्या इसका? मिरर इमेज। ठीक है, समझ आ गया इतना सबको? ओके, और इनको कैटेगराइज करते हैं हम। ग्लिसरॉल्डिहाइड को बोलते हैं एल्डोट्रायोज। एल्डोट्रायोज एल्डिहाइड ग्रुप है और 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए एल्डोट्रायोज। इस कैटेगरी को बोलेंगे बच्चों एल्डोट्रायोज। समझ में आ रहा है? ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है और 3 कार्बन वाला है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एल्डोट्रायोज। ये क्या हो जाएगा? एल्डोटेट्रोज। एल्डोटेट्रोज। समझ आ रहा है भाई सबको? कोई दिक्कत? सर ये मतलब स्ट्रक्चर्स याद भी करने पड़ेंगे क्या? नहीं, सिर्फ ग्लिसरॉल्डिहाइड और 2 इंपॉर्टेंट ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो अभी आने वाले हैं, वो तो करने ही करने हैं, है ना? ठीक है प्रज्ञा, ओके सर। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का याद करना है, ध्यान रखना है बस। एल्डोटेट्रोज, ये तो ऐसे ही, इसमें कुछ याद नहीं करना है, इसमें तो कुछ क्या है, डंडी लगाओ यार, डंडी लगाई, 2 कायरल कार्बन, HOH कहीं पे लगा दो, CHO CH2H, है ना? ऐसे ही तो बनाया मैंने। ठीक है, तो जो हम देखते हैं सबसे
है ना। आपको पता है नंबरिंग कहाँ से होती है, नंबरिंग में किसको औकात मिलेगी, एल्डिहाइड ग्रुप को फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा नंबर वाला कायरल कार्बन होगा उस पे देखते हैं OH की पोजीशन, सबसे ज्यादा नंबर वाला, ठीक है, लास्ट कायरल कार्बन, समझ में आ रहा है। फोर्थ इज नॉट कायरल, उस पे ग्रुप सेम है H और H, समझ में आती है सबको ये बात। थर्ड इज द लास्ट कायरल, उस पे हम OH की पोजीशन देखेंगे और इसका कॉन्फ़िगरेशन D है, क्या है D। तो क्या याद रखना है आपको, फॉर DL कॉन्फ़िगरेशन position of OH on the last chiral carbon is considered। कोई डाउट बच्चों किसी को, लास्ट chiral carbon in chain is considered, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, बात समझ आ रही है बच्चों सबको। ये तो समझ में आ रही है। ठीक है, फिर से वही, आगे याद नहीं करना है कुछ भी, बस मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। इसको बोलेंगे Yes, कीटो sir. टेट्रोज, क्या बोलेंगे, कीटो टेट्रोज, कीटोन ग्रुप है और 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है, ऑलराइट। Okay, sir. तो आपको ये नाम देना आना चाहिए, ये तो रूल है ना यार, एक छोटा सा। कीटोन ग्रुप है, 4 कार्बन है, तो कीटो टेट्रोज हो गया। और ये D है, ये भी समझ में आ रहा है आपको। Yes, sir. अंडरस्टूड। Yes, sir. तो समझ में आ रहा है, क्या बड़ी बात है इसमें, याद थोड़ी ना करना है हमने, बस ये अगर आपके सामने आएगा तो आप इसकी कैटेगरी बता दोगे कि यार ये एल्डो टेट्रोस कैटेगरी का है और ये L है, कॉन्फ़िगरेशन इसका L है, क्योंकि हम फार्देस्ट कार्बन पे, जो सबसे दूर वाला कार्बन है, 1 2 3 4, थर्ड कार्बन पे देखा मैंने तो L आ रहा है। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को। फिलहाल तो नहीं है सर, अभी तो समझ आ रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए, ग्लूकोज C6H12O6, उसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। ठीक है, 6 कार्बन है, सबसे ऊपर CHO, लास्ट में CH2OH, बीच में 4 कायरल कार्बन। अब जो इसमें फिक्स है पोजीशन, है ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे पॉसिबिलिटीज, एक कायरल कार्बन पे 2 होती है पॉसिबिलिटीज, 2 पे कितनी होती है 4, है ना, 3 पे कितनी होती है 8, 2 की पावर 4, तो 2 की 4 में कितनी होगी, 2 की पावर 4 होगी, 16 पॉसिबिलिटीज है, उसमें से एक पॉसिबिलिटी ग्लूकोज है। दिस इज फिक्स्ड, मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, HOH OH H,
HOH इसी को ग्लूकोज बोलते हैं, और कुछ अपने मन से आपने लगा दिया OH, ये याद करना है। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों सबको? ठीक, 16 में से एक पॉसिबिलिटी है ग्लूकोज, बाकियों के नाम अलग हैं, कोई गैलेक्टोज है, कोई कुछ है। कोई बायो वालों को तो आता ही होगा, है ना? आप लोगों ने तो बच्चों पढ़ाई होगा बायो में अच्छे से, बट हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका केमिस्ट्री वाला चीजें देखेंगे। क्लियर है बच्चों? सर ये आपको लगता है हमने 11th में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ी है? पढ़ लेते हैं बच्चे जनरली, है ना? जनरल बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? सर मैं बताऊं, इस बार 98% बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा होगा 11th में। अच्छा, ऐसा क्यों कर दिया? सर कोविड। अच्छा, कोविड, सही है, सही है। तो ऐश तो करा रखी है बोर्ड वालों ने तुम्हारी, है फ्री के नंबर बट रहे हैं, और क्या चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है सर, हमारे सारे पेपर ऑफलाइन हुए और पढ़ाई सारी ऑनलाइन हुई है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा तो आता होगा फिर भी। ठीक है, तो ग्लूकोज में, अच्छा ये तो पढ़ते हैं ना ग्लूकोज वगैरह तो, चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा, कोई बात यस नहीं। सर, इतना तो पढ़ा है, इतने भी उल्लू नहीं है हम। ठीक है ना? तो HOH OHH HOH HOH, ठीक है बच्चों? ऑल राइट, तो आपको ग्लूकोज की क्या कैटेगरी हो गई, इतना तो समझ में आ गया, एल्डोहेक्सोज। ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज बोलेंगे, 6 कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप, सो वी विल कॉल इट एन एल्डोहेक्सोज। ऑल राइट, और ये डी ग्लूकोज है क्योंकि फार्देस्ट कार्बन, है ना? समझ आ रहा है सबको कौन सा ग्लूकोज है? डी ग्लूकोज। 1 2 3 4 5, सबसे दूर वाला कार्बन है 5वां कार्बन, उस पे OH राइट साइड में है, सो ग्लूकोज को डी ग्लूकोज बोलते हैं। और बच्चों ये इसका नेचर भी आपको याद रखना है, होता भी ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही है, तो ब्रैकेट में ऐसे प्लस, प्लस मतलब इसका एंगल ऑफ रोटेशन पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है सबको? वी कॉल इट डी प्लस ग्लूकोज। तो हर चीज का कुछ मतलब है, जो सेंस है यहाँ पे, है ना? उसका लॉजिक समझना है आपको बस। ऑलराइट, डी प्लस ग्लूकोज, डी क्योंकि OH राइट साइड में है लास्ट कार्बन पे, प्लस मतलब उसका रोटेशन पॉजिटिव है, इट इज ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है बच्चों? तो ये है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, है ना? एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी आएगा, रिंग रिंग वाला स्ट्रक्चर भी आएगा, अभी इसको बोलते हैं क्या? क्लोज, सॉरी, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बच्चों कुछ केमिकल रिएक्शंस, है ना? इस स्ट्रक्चर पे हम कैसे पहुंचे? ग्लूकोज के साथ हमने कुछ रिएक्शंस करा कर आके देखी है ना? तो आपको वो थोड़ा सा रिएक्शंस का ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ रिएक्शंस करा कर आके देखी गई हैं, तब हम इसके स्ट्रक्चर तक पहुंचे। ठीक है, तो हमें वो रिएक्शंस ग्लूको एनसीईआरटी में दी हुई है, याद भी रखना है कि अच्छा ऐसा किया ग्लूकोज के साथ तो ऐसा हुआ, इसका मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। इस तरह से हम इसके स्ट्रक्चर पे पहुंचे, नतीजे पर पहुंचे। सिमिलरली फ्रक्टोज, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है फ्रक्टोज का, C6H12O6, ऑब्वियसली आइसोमर्स हो गए दोनों। क्या हो गए बच्चों? आइसोमर्स, एंड दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। इसमें कीटोन ग्रुप होता है। टेढ़ा सा हो गया। ठीक है, कीटोन ग्रुप है, ऊपर CH2OH, लास्ट में CH2H, एक Cl डबल बॉन्ड हो, सिर्फ 3 कार्बन बचे हैं इसमें। फिर और थर्ड कार्बन से बिल्कुल ये कॉपी पेस्ट है, एज इट इज जस्ट लाइक ग्लूकोज, थर्ड कार्बन से OH H HOH HOH। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, कहानी समझ में आ रही है सबको? 1 2
फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन. It is again D. ये भी डी फ्रक्टोज है, बट फिर भगवान ने उसको कैसा बनाया है? लीवो रोटेटरी. ठीक है, समझ में आ रही बात? फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी. ये सब आपको आज ही ध्यान रख लेना है. क्लियर है everyone? तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, कौन कैसा है, क्या है? ये पहले मैंने आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया है ना. So फिर जो fructose क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले, हाँ क्या? So fructose में D नेगेटिव है, इसका मतलब इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो नेगेटिव है. हाँ, एंगल ऑफ रोटेशन नेगेटिव है. भगवान ने इसको लीवो रोटेटरी बनाया है ना. और OH की पोजीशन के हिसाब से ये D आ रहा है ना. अच्छा सर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सिर्फ स्ट्रक्चर का ही डिफरेंस है? और किसका डिफरेंस है? नहीं मींस सिर्फ इनका स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से ये दोनों अलग हो जाते हैं एक दूसरे से? हाँ हाँ, और क्या है ना, आइसोमर्स ऐसे ही तो होते हैं. ठीक है, ओके सर. पूरा ये एक में एक में एल्डिहाइड ग्रुप है, एक में कीटोन ग्रुप है. ठीक है, लग गया. कैटेगरी अलग होगी इसको. अरे मैंने लिखा नहीं ना, कीटो हेक्सोज तो लिखा ही नहीं मैंने. अरे कीटो हेक्सोज क्या है ये? समझ आ रहा है? कीटो हेक्सोज है ना. लिख देता हूँ यहाँ पे. हो रहा है कंप्यूटर यार. ये तो हैंग हो गया. ये तो वन नोट हमारा हिल ही नहीं रहा है. हुआ कुछ तो. ठीक है, तो बच्चों फ्रक्टोज इज, उसकी कैटेगरी अलग हो गई. फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है ना, तो उसको कीटो हेक्सोज भी बोलते हैं. ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? एल्डो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज, ये मेजर डिफरेंस है दोनों में. एक में एल्डिहाइड ग्रुप है, एक में कीटोन ग्रुप है. दे बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स. कोई पूछेगा तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल आइसोमर्स. ऑलराइट, फंक्शनल आइसोमर्स आपको पता है, फॉर्मूला सेम और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट. ओके ठीक है बच्चों, चलो ठीक है. देखा ना, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं. बहुत सारी कहानी सुना दी मैंने बोल बोल के. वो पीडीएफ प्लीज भेज दीजिएगा, ऊपर का मैं क्लियर कर लूंगी. 100% मैं घर जाके भेजूंगा, लेकिन अभी है ना सेंटर पे हूँ अभी. प्रज्ञा मैं घर जाती तेरे को सबसे पहले सेंड करूंगा पीडीएफ ना. डोंट वरी. ओके हाँ ओके सर, बिल्कुल. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय.